वेलकम टू सीजी शिक्षा माइड इन साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर तरंगे के माध्यम से प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत देखे थे। अब उसी का आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अध्यारोपण के सिद्धांत के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। ठीक है, तो चलिए इस सिद्धांत के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है, देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखे थे, इस कंटेंट को मैं बताया था कि अध्यारोपण के सिद्धांत के बेसिस पे देखिए कि यहाँ पर कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य के होता है। ठीक है, तो सदिश योग के तुल्य के बेसिस पे ये होता है भाई। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगती है। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के
तुल्य होता है। उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है? तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है ना, जब कोई प्रगामी तरंग क्या होती है? माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है भाई। ठीक है, और इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का अध्यारोपण के बेसिस पे रहेगा भाई। ये किसके बेसिस पे रहेगा? आप लोगों का अध्यारोपण के बेसिस पे रहेगा। अब हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होती है? बराबर होती है भाई। अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होती है? बराबर होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के
बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के अनुसार से जान सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चित्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ से आप लोग समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस सदिश योग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब इनका उपयोग के माध्यम से देखते हैं भाई हमारे पास उपयोग के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये किसके बेसिस पे भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए उपयोग के माध्यम से देखते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग निम्न भौतिकीय घटनाओं की व्याख्या हेतु किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग जब हम लोग इनका उपयोग देखते हैं भाई यूजेस देखते हैं तो ये किसके किसके बेस पे रहते हैं, इस यूजेस को देखते हैं। देखिए तो पहला व्यतिकरण इंटरफ्रेंस में रहता है, पहला व्यतिकरण के बेस पे रहता है। व्यतिकरण इंटरफ्रेंस इसमें दो समान आवृत्ति की इसमें दो समान
दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र एवं मंद ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं व्यतिकरण के माध्यम से। हम लोग किसके माध्यम से जान सकते हैं? व्यतिकरण के माध्यम से जान सकते हैं। और दूसरा क्या है? अप्रगामी तरंग के माध्यम से। अप्रगामी तरंगे। जब दो पूर्णतः समान तरंगे एक ही रेखा में विपरीत दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे बनती है। ठीक है, तो इनका यूजेस के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये यूजेस के बेसिस पे क्या क्या होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग निम्न भौतिकीय घटनाओं के व्याख्या हेतु किया जाता है। पहला, व्यतिकरण। इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र एवं मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो व्यतिकरण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। पहला भाई कि व्यतिकरण के
बेस पे क्या क्या कंटेंट होगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग निम्न भौतिकीय घटनाओं की व्याख्या हेतु किया जाता है। पहला व्यतिकरण के बेस पे किया जाता है। पहला किसके बेस पे किया जाता है भाई? व्यतिकरण के बेस पे किया जाता है। तो व्यतिकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो व्यतिकरण में इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र एवं मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो पहला हम लोग व्यतिकरण के बेस पे देखते हैं भाई, इंटरफ्रेंस। पहला हम लोग व्यतिकरण के बेस पे देखते हैं, इंटरफ्रेंस के माध्यम से देखते हैं भाई कि इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है, क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है, मंद ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो व्यतिकरण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है, क्रमशः मंद ध्वनि सुनाई देती है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो व्यतिकरण के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके बेस से भाई? व्यतिकरण के माध्यम से जान सकते हैं कि इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो व्यतिकरण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। क्लियर? तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती हैं, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा,
अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरा हम लोग किसके माध्यम से जान सकते हैं? अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं जब दो पूर्णतः समान तरंगे एक ही रेखा में विपरीत दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे बनती है। क्या तरंगे बनती है? अप्रगामी तरंगे बनती है। ठीक है, तो अप्रगामी तरंगे के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब दो पूर्णतः समान तरंगे एक ही रेखा में विपरीत दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण में अप्रगामी तरंगे बनती है। क्या तरंगे बनती है? अप्रगामी तरंगे बनती है। ठीक है, तो ये अप्रगामी तरंगे के माध्यम से भी ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसके माध्यम से हो जाएगा भाई? अप्रगामी तरंगों के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि व्यतिकरण के बेसिस पे क्या होता है और अप्रगामी तरंगे के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग निम्न भौतिकीय घटनाओं की व्याख्या हेतु किया जाता है। पहला व्यतिकरण के बेस पे है, इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं क्या होती है? बढ़ती जाती है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे किसके किसके बेस पे होती है और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि व्यतिकरण के बेस पे क्या होगा और ये व्यतिकरण किसके अकॉर्डिंग में होती है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये व्यतिकरण किसके अकॉर्डिंग होती है और ये व्यतिकरण किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि अप्रगामी तरंगे के माध्यम से भी क्या होगा और व्यतिकरण के माध्यम से भी क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के बेस पे होता है वो व्यतिकरण होता है और अप्रगामी तरंगे होता है। क्योंकि व्यतिकरण के माध्यम से इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो व्यतिकरण के बेस पे देखते हैं भाई, इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो व्यतिकरण के बेस पे देखते हैं, इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो हमारे पास ये दोनों व्यतिकरण के बेसिस पे सुनाई देते हैं भाई। ठीक है, यदि इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है तो अप्रगामी तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं कि जब दो पूर्णतः समान तरंगे एक ही रेखा में विपरीत दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे बनती है। ठीक है, तो व्यतिकरण के माध्यम से जान सकते हैं कि इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। तो अप्रगामी तरंगे जब दो पूर्णतः समान तरंगे एक ही रेखा में विपरीत दिशा में
संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे बनती है। ठीक है, तो व्यतिकरण के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, जिससे प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता क्रमशः घटती एवं बढ़ती है तथा हमें क्रमशः तीव्र और मंद ध्वनि सुनाई देती है। और जब दो पूर्णतः समान तरंगे एक ही रेखा में विपरीत दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे बनती है। क्लियर? तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो व्यतिकरण के बेसिस पे हो सकता है और एक अप्रगामी तरंगे के माध्यम से हो सकता है। तो एक को हम लोग व्यतिकरण के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग अप्रगामी तरंगे के माध्यम से, क्योंकि दो तरीके के तरंगे होती है जो आप लोग प्रगामी तरंग के माध्यम से पढ़े थे और अप्रगामी तरंग के माध्यम से। आप लोग दो तरंगे के माध्यम से पढ़े थे ना, एक प्रगामी तरंग के माध्यम से होता है और एक किसके माध्यम से होता है, अप्रगामी तरंगों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग प्रगामी तरंग के माध्यम से क्लियर करेंगे और एक को हम लोग अप्रगामी तरंग के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक प्रगामी तरंग के माध्यम से हो जाएगा और एक आप लोगों का अप्रगामी तरंग के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग प्रगामी तरंग के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग अप्रगामी तरंगों के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग पास अनुप्रस्थ तरंग होती है और अनुदैर्ध्य तरंग होती है, आपके पास क्या क्या कंटेंट होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग के बेस होती है। ठीक है, तो एक को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो एक को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से देख सकते हैं और एक को अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से देख सकते हैं भाई कि अनुप्रस्थ के बेसिस पे क्या होता है और ये अनुदैर्ध्य के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग अनुप्रस्थ के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग अनुदैर्ध्य के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के कोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, क्योंकि आपके पास जब भी व्यतिकरण आएगा तो ये दो कंटेंट के अनुसार से आता है। जैसे कि आप लोग बॉल फुटबॉल को देखिएगा ना, फुटबॉल क्या होता है, मैदान में जब भी हम लोग खेलते हैं तो लुढ़कते हुए आता है। लुढ़कते जब हम लोग फुटबॉल को अपने पैर से मारते हैं, ठीक है, पैर से हम लोग उसको प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ से उछल करके कुछ दूर जाता है, लुढ़कते हो जाता है। ठीक है, तो तरंगों के माध्यम से भी यही पर होता है कि तरंग के माध्यम से, जैसे कि आप लोग नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में जब हम लोग पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो उसमें क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, मतलब तरंगे हिलोरने लगती है, तरंगे फैलने लगती है। तो वहाँ पर दो तरीके से होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस होता है। तो एक श्रिंग के माध्यम से होता है, गर्त के माध्यम से होता है। जो ऊपरी तरफ होता है वो श्रिंग होता है, जो नीचे तरफ गहराई के रूप में होता है उसको हम लोग गर्त बोलते हैं, जैसे कि गर्त गड्ढा बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये आप लोगों का गड्ढा खाई नुमा रहता है और श्रिंग आप लोगों का ऊपर नुमा रहता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हिलोरे लेते हैं, जैसे समुद्र के तट पर होता है या फिर नदी नालों में जब पानी की धार या पानी का प्रवाह का वेग बढ़ता है तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक श्रिंग एक गर्त के माध्यम से होता है। तो इसमें दो माध्यम हो जाते हैं, एक सघन माध्यम हो जाता है, एक विरल माध्यम हो जाता है। जो पास होते हैं उसको हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं और जो दूर होते हैं उसको विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो एक सघन माध्यम के बेसिस होता है और एक विरल माध्यम के बेसिस होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग सघन माध्यम के बेस पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग विरल माध्यम के अनुरूप हम लोग क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक आप लोगों के सघन माध्यम के बेसिस पे रहेगा और एक आप लोगों के विरल माध्यम के अनुरूप रहेगा। ठीक है, तो सघन माध्यम के अनुरूप जान सकते हैं और विरल माध्यम के अनुरूप जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास व्यतिकरण भी हो जाएगा और अप्रगामी तरंग भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब है विस्पंद बीट्स, विस्पंद के रूप में होता है भाई। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, विस्पंद है। थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, विस्पंद। इसको हम लोग बीट्स के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए, जब लगभग बराबर आवृत्ति की, जब लगभग बराबर आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है
अध्यारोपित होती है तो इससे प्राप्त परिणामी को विस्पंद कहते हैं। विस्पंद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। विस्पंद के माध्यम से भाई थर्ड नंबर हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा? विस्पंद के माध्यम से रहेगा, ठीक है। बीट्स के माध्यम से रहेगा, विस्पंद बीट्स के माध्यम से रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। जब लगभग बराबर आवृत्ति की दो ध्वनि जब लगभग बराबर आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है तो इससे प्राप्त परिणामी को विस्पंद कहते हैं। क्या स्पंद कहते हैं? विस्पंद कहते हैं, ठीक है। तो विस्पंद के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि विस्पंद किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये जो विस्पंद होती है किसके माध्यम से होती है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो जब लगभग बराबर आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है तो इससे प्राप्त परिणामी को हम लोग विस्पंद कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। तो जब लगभग बराबर आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है, तो इससे प्राप्त परिणामी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। तो विस्पंद के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि विस्पंद किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके कंटेंट के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अब है अप्रगामी तरंगे, स्टेशनरी वेव्स, अप्रगामी तरंगे के माध्यम से देखेंगे। अब हम लोग किसके माध्यम से देखेंगे? अप्रगामी तरंगे के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, कि अप्रगामी तरंगे क्या होती है। इसको हम लोग स्टेशनरी वेव्स के बेस पे देखेंगे, ठीक है। जैसे स्टेशनरी शॉप के बेस पे आप लोग देखते हो ना, उसी प्रकार यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स तरंगे के माध्यम से। तो ये है अप्रगामी तरंगे। हम लोग किसके बेस पे देखेंगे? अप्रगामी तरंगे के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं अप्रगामी तरंगों के माध्यम से। तो ये हो जाएगा अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी तरंगे जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश
विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में दिशा में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती है और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती रहती है। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अप्रगामी तरंगें किसके माध्यम से होती है और किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहती हैं। कि यहाँ पर आयाम और आवृत्ति है, आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई कि ये दोनों किसके एक रीडिंग में रहेगा और किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व नोट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो अप्रगामी तरंगों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व नोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे, ठीक है, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की, क्लियर, यहाँ से देखिए, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और सिकुड़ती है, सिकुड़ती है भाई। ठीक है, तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। क्या तरंगे कहते हैं? अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और सिकुड़ती रहती है। ठीक है, तो अप्रगामी तरंगे के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति के दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और क्या है, सिकुड़ती रहती है। ठीक है, तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी
बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और सिकुड़ती रहती है। तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और क्या है, सिकुड़ती रहती है। ठीक है, तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और सिकुड़ती रहती है भाई। ठीक है, कि मतलब अपने ही स्थान पर स्ट्रिंग के माध्यम से गर्तक माध्यम से एक साथ अटैचमेंट होती रहती है भाई। ठीक है, तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती है बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और क्या होती है, सिकुड़ती रहती है। ठीक है, तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और क्या होती है, सिकुड़ती रहती है। तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और क्या होती है, सिकुड़ती रहती है। तो जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति के दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंगों को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। यह तरंग किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने ही स्थान पर रहकर फैलती और सिकुड़ती रहती है। ठीक है, चलिए अप्रगामी तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। ठीक है, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल रहता है। ठीक है, तो चलिए अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के बेसिस पे देखते हैं और अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग के बेस पे देखते हैं। क्लियर? तो चलिए अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई। अप्रगामी तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अप्रगामी तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। अप्रगामी तरंग के माध्यम से देखते हैं। क्लियर? अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होती है। अप्रगामी तरंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो यहाँ से जान सकते हैं कि अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, और दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग और अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। ठीक है, तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होती है। क्लियर? तो यहाँ पर दो प्रकार की होती है। देखिए अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं। अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। क्लियर? तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होता है। पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा
अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग के बेसिस पे होता है। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव के बेस होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव के बेस पे होता है। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो पहला अनुप्रस्थ के बेस पे देख लेते हैं, दूसरा को अनुदैर्ध्य के बेस पे देख लेते हैं। एक को हम लोग अनुप्रस्थ के बेस पे देख लेते हैं भाई, और एक को हम लोग अनुदैर्ध्य के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है कि अनुप्रस्थ के बेसिस पे भी क्या होता है और अनुदैर्ध्य के बेसिस पे भी क्या होता है। क्लियर। तो अनुप्रस्थ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और अनुदैर्ध्य के बेस पे जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तरंगे होती है एक प्रगामी के बेस पे होती है और एक अप्रगामी के बेसिस पे होती है। क्लियर। तो एक को आप लोग प्रगामी तरंग के माध्यम से भी जान सकते हैं और एक को आप लोग अप्रगामी तरंग के माध्यम से भी जान सकते हैं। क्लियर। तो एक प्रगामी तरंग के माध्यम से हो जाएगा और एक आप लोगों के अप्रगामी तरंग के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो एक को प्रगामी तरंग के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को अप्रगामी तरंग के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि अप्रगामी तरंग किसके माध्यम से होगा और प्रगामी तरंग किसके माध्यम से होगा। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होता है, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होता है। क्लियर। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होता है। तो पहला अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होता है। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के बेस पे देखेंगे, दूसरा को हम लोग अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग के बेस पे देखेंगे। क्लियर। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग हो जाएगा, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग हो जाएगा। अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के बेस पे देखेंगे। पहला हम लोग किसको डील करने वाले हैं भाई, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग। तो पहला हम लोग अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग को डील करने वाले हैं, इस कंटेंट के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए कि अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है।
बनती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। अनुप्रस्थ क्या बनती है? अप्रगामी तरंगे बनती है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से देख सकते हैं अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। अनुप्रस्थ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? क्लियर कर सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से क्या होता है। तो एक को हम लोग अनुप्रस्थ के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग अनुदैर्ध्य के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है कि अनुप्रस्थ के माध्यम से क्या होता है और अनुदैर्ध्य के माध्यम से क्या होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं भाई। अप्रगामी तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। क्लियर? तो अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। क्लियर? तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होता है, दूसरा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होता है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये किसके किसके बेस पे होता है, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होता है। तो अप्रगामी तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो पहला अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त प्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बनती है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त
प्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के माध्यम से देख सकते हैं भाई कि अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंगों को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। तो अप्रगामी तरंगें दो प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग होता है, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के माध्यम से क्या होता है, अध्यारोपण के माध्यम से क्या होता है, ये अध्यारोपण किसके अकॉर्डिंग में होता है, अध्यारोपित किसके किसके बेसिस पे होता है, ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के माध्यम से देखते हैं तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। तो अप्रगामी तरंग दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग और अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें बनती है। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के माध्यम से देखते हैं तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त अप्रगामी तरंग को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। तनी हुई डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे आप लोग पास आ जाएगा भाई कि अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के बेस पे क्या होता है, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों के बेसिस पे क्या होता है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।